वाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। कल हम लोगों ने देखा था इस बुक के अंदर स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि हर एक जना केपेबल है वो इनफाइनाइट वेल्थ अर्न करने के लिए। आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन, और आज इसकी कहानी देखेंगे एक ऐसे आदमी की जिसने सोचा कि वो थॉमस एडिसन के साथ पार्टनरशिप करेगा। सही में हमारे विचार ही हमारी चीजें बनती हैं, और इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि अगर इनके साथ एक पर्पस, एक लगन की करके ही दिखाना है, और एक बर्निंग डिजायर, तीव्र इच्छा कि यार चाहिए ही चाहिए, ये सारी चीजें आपको रिचेज और मटेरियल ऑब्जेक्ट हासिल करवा के देती है। कई सालों पहले एडविन बार्न्स ने डिस्कवर किया कि कितना सच है कि हम लोग सही में सोच के ही अमीर बनते हैं। उसकी डिस्कवरी सिर्फ एक दो बार की बात नहीं है, धीरे धीरे उसको रियलाइज होने लगी। स्टार्टिंग में एक बर्निंग डिजायर बनी कि उसको थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। बार्न्स की एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक वो थी कि वो डेफिनेट थी। उनकी जो डिजायर थी वो डेफिनेट थी। उन्हें एडिसन के साथ काम करना है, ना कि एडिसन के लिए है। ध्यान से देखना, ये डिस्क्रिप्शन जो है ये रियलिटी के अंदर यही ट्रांसलेट होता है, हमारे डिजायर। और धीरे धीरे आपको इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जब ऑथर 13 प्रिंसिपल शेयर करेंगे जो हमें अमीरी की तरफ लेके जाते हैं। जब ये डिजायर या इम्पल्स पहली बार हमारे दिमाग में आता है, तब हम किसी भी पोजीशन में नहीं होते कि उसके ऊपर एक्ट कर पाए। दो डिफिकल्टी हमारे सामने खड़ी थी। एक तो जब हम बांस की बात करें तो उसको पता नहीं था कि मिस्टर एडिसन वो मिस्टर एडिसन को जानता है, लेकिन मिस्टर एडिसन उसको नहीं जानता है। और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उनके रेल रोड फेयर जो ऑरेंज के अंदर होता है, न्यू जर्सी, वहां पे जा पाए। ये डिफिकल्टी काफी थी कि किसी भी आम आदमी को डिस्करेज कर दे कि अब तो नहीं हो पाएगा यार, छोड़ो। लेकिन बांस की डिजायर जो थी, इच्छा थी, वो ऑर्डिनरी नहीं थी। वो इतना डिटरमाइंड था कि यार मुझे कोई तो रास्ता निकालना ही है, कि फाइनली उसने डिटरमाइन किया कि वो ब्लाइंड बैगेज से जाएगा, हारने के बाद। इसका मतलब है कि वो एक मालगाड़ी के डब्बों के अंदर ऑरेंज तक पहुंचा। उसने मिस्टर एडिसन की लेबोरेटरी के अंदर खुद को प्रेजेंट किया, और अनाउंस कर दिया वहां पे जाते ही कि वो इन्वेंशन के बिजनेस में जाना चाहते हैं उनके साथ। पहली मीटिंग की बात करें तो मिस्टर बार्न्स और एडिसन के बीच में जो हुई थी, उसके कुछ सालों बाद मिस्टर एडिसन ने बोला कि वो वहां पे खड़ा था जैसे कोई एक आम आदमी हो, लेकिन उसके चेहरे के जो हाव भाव थे उसके अंदर एक अलग ही रुतबा था। वो ऐसा बता रहे थे मानो कि ये करके ही मानेगा जिसके लिए ये आया है। सालों के अनुभव से उन्होंने ये चीज देखी कि जब एक इंसान इतना डीपली डिजायर कर लेता है कि वो पीछे हटने को ही तैयार नहीं हो, और उस फ्यूचर के ऊपर अपना सब कुछ दांव पे लगाने को रेडी हो, तब जरूर से वो जीतता ही जीतता है। मिस्टर एडिसन ने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मिस्टर एडिसन को उनके अंदर वो दिखा कि जो आम आदमी में नहीं दिखता है। और क्या थी वो चीज? वो चीज थी कि मिस्टर मांस ने अपना दिमाग ही बना लिया था कि जब तक मैं सक्सीड नहीं हो जाता मैं हार नहीं मानूंगा। आगे के इवेंट्स में कि जो गलती थी वो हुई ही नहीं है, क्योंकि मिस्टर बार्न्स इतने कमिटेड थे, तो मिस्टर एडिसन ने कोई गलती नहीं की उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना के। जो मिस्टर बार्न्स ने मिस्टर एडिसन से कहा वो बहुत कम जरूरी है, राइट? रेदर ये सोचना जरूरी है कि उन्होंने ये सोचा कैसे। एडिसन खुद भी यही बोलते हैं।
उस छोटे से आदमी का जैसा दिखावा था वो काफी नहीं था कि वो मिस्टर एडिसन के ऑफिस में पहुंच भी जाए, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में ही था। लेकिन उस लड़के ने जो सोचा था, मिस्टर बांस ने जो सोचा था, वो बहुत जरूरी था। अगर इस स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस हर एक पर्सन को बताई जाए तो इस बुक की जरूरत ही नहीं है आगे की। कि आप जो सोचते हो और जो ठान लेते हो वो करके ही मानते हो, तभी आप जीतते हो। ये अगर आप समझ गए फिर बात कुछ और बचती ही नहीं है। बांस को पार्टनरशिप फर्स्ट इंटरव्यू पे मिली ही नहीं थी। उनको एडिसन के ऑफिस में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन बहुत ही आम पगार पे। और ऐसा काम जो कि एडिसन के लिए जरूरी ही नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी चीज बांस के लिए जो थी वो ये थी कि उसको एक मौका मिल गया है कि वो अपनी चीजें मिस्टर एडिसन को दिखा पाए, जिसके लिए वो पार्टनरशिप करना चाहता था। कुछ महीने बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मिस्टर बांस ने अपना दिमाग सेट कर ही लिया था, उनका डेफिनेट मेजर पर्पस था कि मुझे तो पार्टनरशिप करनी ही है। और उन्होंने अपनी डिजायर को इंटेंसिफाई किया, कॉन्स्टेंटली इंटेंसिफाई करते गए कि मुझे पार्टनर बनना है, मुझे मिस्टर एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनना है। साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ही सही कहा है जब वो कहते हैं कि जब कोई किसी चीज के लिए तैयार हो जाता है तब वो उसके नजरों के सामने आ जाती है। बांस तैयार थे मिस्टर एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, और वो डिटरमाइंड थे कि वो तैयार ही हैं। जैसे ही मौका दिखेगा वो झपट ही लेंगे। उन्होंने एक भी बार ऐसा नहीं बोला कि ठीक है ना यार, क्या ही मिलेगा, चलो दिमाग बदल देते हैं, सेल्समैन की जॉब ट्राई कर लेते हैं। लेकिन वो हमेशा यही कहते रहे कि मैं तो यहाँ पे मिस्टर एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने आया हूँ और मैं ये करके ही मानूंगा, भले मेरी पूरी जिंदगी भी ना चली जाए। और मजे की बात कि वो इसको मीन भी करते थे, ऐसे नहीं हवा में बोल दिया हो। एक कितने डिफरेंट स्टोरी इंसान को बोलनी पड़े अगर उन्हें डेफिनेट पर्पस बनाना हो और उस पर्पस के साथ टिकना हो एकदम एंड तक, इतने ज्यादा ऑब्सेशन के साथ। शायद यंग बांस को पता नहीं था, लेकिन उनकी ये जो डिटर्मिनेशन थी, इनकी ये जो परसिस्टेंस थी एक ही डिजायर के पीछे, वो उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी, सारे अपोजिशंस को तहस तहस करने वाली थी और उन्हें वो अपॉर्चुनिटी देने वाली थी जिसकी उन्हें तलाश थी। जब अपॉर्चुनिटी आई तब वो बहुत अलग तरीके से आई और बहुत डिफरेंट डायरेक्शन से आई जैसा मिस्टर बांस ने एक्सपेक्ट किया था। यही एक ट्रिक होती है अपॉर्चुनिटी की, कि वो पीछे के दरवाजे से आती है और जनरली बहरूपिया या फिर कोई तबाही बन के आती है या एक टेम्पररी डिफीट बन के आती है। इसीलिए बहुत जने अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते हैं। मिस्टर एडिसन ने रिसेंटली एक न्यू ऑफिस डिवाइस परफेक्ट किया था, जिसको एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बोलते थे, आजकल एडिफोन बोलते हैं। उनके सेल्समैन इतने एंथुजियास्टिक नहीं थे उस मशीन को लेके। उन लोगों को नहीं लगा था कि यार ये मशीन बेच पाएंगे बिना किसी ग्रेट एफर्ट के। बार्न्स ने अपॉर्चुनिटी देखी, वो चुपचाप वहां पे पहुंचा, भीड़ के अंदर खड़ा हो गया और देखने लगा उस मशीन को जिसके अंदर किसी को भी दिलचस्पी नहीं है। बार्न्स को पता था कि वो ये एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को सजेस्ट किया और वहां पे उसको उसका मौका मिल गया। उसने सही में ही वो मशीन बेच दी और उसने इतने अच्छे से बेची कि एडिसन ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया और बोला कि पूरे मार्केट में तुम ही बेचो, पूरे नेशन के अंदर तुम ही बेचो। और इस बिजनेस एसोसिएशन से एक नया स्लोगन डेवलप हुआ कि एडिसन ने बनाया, बांस ने लगाया। पूरी इतनी बड़ी पार्टनरशिप उन लोगों ने कर ली और आज भी 30 साल से ज्यादा हो गए हैं वो पार्टनरशिप है। बांस ने इससे खुद के लिए बहुत पैसा बनाया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने एक चीज प्रूव कर दी, वो ये थी कि आदमी सोच के अमीर बन सकता है।
क्योंकि देखा जाए तो एक्चुअल कैश के अंदर उस डिजायर को कैसे आप कैलकुलेट करोगे जो मिस्टर बांस की थी, कि मुझे तो एडिसन के साथ काम करना ही है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई तरीका है। शायद वो 2-3 मिलियन डॉलर उसको ला देते, लेकिन जो अमाउंट मिस्टर बार्न्स ने अर्न की इस नॉलेज के साथ कि जो भी मैं सोच लूं वो मैं कर ही सकता हूँ, ये इतनी ज्यादा बड़ी एसेट है, इतनी ज्यादा बड़ी एसेट है कि इसको मेजर भी नहीं किया जा सकता है। मतलब लॉ कितना ब्यूटीफुल है ये, कि आपके दिमाग में अगर कोई भी एक विचार की तरंग आई है जिसको आप देख भी नहीं सकते हो, उसको आप पूरा अस्तित्व के अंदर ला सकते हो, बस सही टेक्निक, सही प्रिंसिपल यूज करके। बांस ने सही में खुद से सोचा कि वो ग्रेट एडिसन के साथ पार्टनरशिप करेंगे। उन्होंने सोचा खुद से कि मुझे तो एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून मिलेगा। उन- उन्होंने उनके पास चालू करने वाले टाइम पे कुछ भी नहीं था। नहीं, सिर्फ एक कैपेसिटी थी कि उन्हें पता था उन्हें क्या चाहिए, और एक जज्बा था, एक डिटर्मिनेशन थी, लगन थी कि जब तक मुझे वो मिल नहीं जाए तब तक मैं करता ही रहूंगा। उनके पास कोई पैसे नहीं थे चालू करने के लिए, एजुकेशन तो बहुत ही कम, कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन इनिशिएटिव था, भरोसा था और जीतने की इच्छा थी, मेहनत थी। ये सारी अदृश्य शक्तियों के साथ उन्होंने खुद को नंबर 1 मैन बना लिया, उस ग्रेटेस्ट इन्वेंटर के साथ जो आज तक जिया है। यहाँ पे एक और डिफरेंट सिचुएशन देखते हैं और एक आदमी को पढ़ते हैं जिसके पास बहुत सारा एविडेंस था अमीर होने का, लेकिन उसने ये सारी चीजें गवा दी, क्योंकि 3 फीट दूर अपने गोल से वो पीछे लौट के आ गया, वो वहां पे रुक गया। तो एक और स्टोरी है, 3 फीट फ्रॉम गोल्ड, सोने से 3 फुट दूर। एक सबसे बड़ा फेलियर का जो रीजन होता है वो होता है हम छोड़ देते हैं जब भी हमें कोई टेम्पररी डिफीट मिलती है। आज चीजें हमारे हिसाब से नहीं गई, छोड़ दी। हर एक जना पता है कोई ना कोई एक या दो मिस्टेक करता ही है और इसकी वजह से वो गिल्टी होता है। हम्म। एक अंकल हैं मिस्टर डार्बी के, वो सोने के बुखार से एकदम ऐसे पीड़ित थे, और उनको ऐसे लगा कि यार उन्हें जाके मतलब सोना गाड़ के और अमीर बनना ही है। उन्होंने कभी ऐसा सुना ही नहीं था कि इंसान के दिमाग से ज्यादा सोना निकलता है कंपेयर टू अर्थ। उन्होंने तो सिर्फ एक क्लेम रखा कि यहाँ पे सोना मिलेगा, और फावड़ा उठा के चल दिए। जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन सोने को लेके उनकी जो लस्ट थी, जो इच्छा थी, वो बहुत डेफिनेट थी। हफ्तों हफ्तों पर मेहनत करने के बाद उन्हें मिली शाइनिंग ओर। इसके लिए मशीनरी चाहिए थी कि वो ओर को सरफेस पे ले आए। उन्होंने धीरे से माइन को कवर किया, अपने फुटस्टेप्स को वापस से रिप्लेस किया, अपने घर के तरफ फुटस्टेप्स को वापस से हटा दिया और अपने घर की तरफ जाने लगे विलियम्सबर्ग। और अपने रिलेटिव्स को बोला और आस पड़ोस के लोगों को भी बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन सब लोगों ने पैसे इकट्ठा किए, मशीनरी मंगवाई, और वो सब लोग वापस से काम करने चले गए। पहली मशीनरी की ओर तो भिजवा दी गई लोहार के पास, और उससे जो पैसे मिले तब उन्हें पता चला कि उन लोगों के पास कोलोराडो की सबसे बड़ी महंगी रिचेस्ट माइंस मिली है। कुछ और ऐसी गाड़ियां और उनके सारे कर्जे चूक जाएंगे, सारे कर्जे कंप्लीट हो जाएंगे, वो एकदम रिच हो जाएंगे, और फिर बहुत सारा प्रॉफिट आएगा। लेकिन ड्रिल जैसे जैसे नीचे गई वैसे वैसे अंकल डार्बी और बाकी सबके होप्स तहस तहस हो गए। सोने की खदान जो है वो खत्म हो गई। वो सोने की खदान वहीं तक थी, अब वो वहां पे नहीं है। वो और खुदाई किए लेकिन अब और आगे सोना ही नहीं था। फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि छोड़ो,
हम क्विट करते हैं। उन लोगों ने मशीनरी बेची एक कूड़े के आदमी को, और कुछ जो $100 मिले वापस से घर चले गए। कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, लेकिन ये जो कूड़े वाला आदमी था ये नहीं था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और माइन को देखने के लिए कहा, और थोड़ा सा कैलकुलेट करने लगा। इंजीनियर ने एडवाइस किया कि प्रोजेक्ट फेल हो गया है क्योंकि ओनर फेमिलियर नहीं थे फॉल्ट लाइन के। उसकी कैलकुलेशन ने दिखाया कि खदान जो है, पूरी सोने की जो पूरी खदान है, वो 3 फीट नीचे होगी जहां पे डार्विन ने ड्रिल करना स्टार्ट किया। और वो वहीं पे ही मिली। वो कूड़े वाला आदमी जो था वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा गया उस माइन से, क्योंकि उसे पता था कि एक्सपर्ट काउंसिल एक बार ले लें इससे पहले कि हम गिव अप करें। ज्यादातर पैसा जो मशीनरी के अंदर गया वो तो डार्बी के एफर्ट से आ गया था, जो उस टाइम पे बहुत यंग मैन था। जो रिलेटिव और नेबर से पैसा आया था वो उसके भरोसे पे आया था। उसने सबके पैसे लौटा दिए। लेकिन ये सब करते करते उसे सालों लग गए। सालों बाद मिस्टर डार्बी ने अपने नुकसान का भुगतान किया, और फिर उन्होंने ये डिस्कवरी देखी कि डिजायर को गोल्ड के अंदर ट्रांसम्यूट किया जा सकता है। ये डिस्कवरी तब आई जब उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को बेचने का काम चालू किया। जैसे ही उन्हें याद आया कि यार मुझे इतना बड़ा फॉर्चून मेरे हाथ से चला गया क्योंकि वो 3 फीट गोल्ड से दूर रह गए, डार्बी ने अपने काम का पसंद का काम चूज किया, और इस एक्सपीरियंस को उसके अंदर लगाया। वो बार बार खुद से कहते रहे कि मैं 3 फीट दूर रह गया सोने से, लेकिन अब मैं कभी भी रुकूंगा नहीं, अब मैं कभी भी ना नहीं बोलूंगा। लोग भले ही ना बोलें कि उन्हें इंश्योरेंस नहीं खरीदना, लेकिन मैं अब कभी भी ना नहीं बोलूंगा, मैं अपना 100% दूंगा। डार्बी उन कुछ लोगों में से है जिन्होंने मिलियन डॉलर्स लाइफ इंश्योरेंस के एनुअली एनुअली मिलियन डॉलर्स बेचे हैं। वो अपनी स्टिकेबिलिटी को जो है, मतलब कि डटे रहना, वो इसका क्रेडिट जो है वो अपनी छोड़ने वाली चीज को देते हैं कि यार मैंने वो गोल्ड का बिजनेस छोड़ा, उसके बाद से मुझे भरोसा ही था कि अब मुझे कभी भी आगे छोड़ना नहीं है, इसकी वजह से वो डटे रहे। किसी भी आदमी की जिंदगी में सक्सेस आए उससे पहले बहुत जरूरी है कि एक छोटी सी डिफीट आए, छोटा सा फेलियर आए। क्योंकि अगर वो फेलियर इंसान को ओवरटेक कर लेगी, जो कि बहुत इजीएस्ट और लॉजिकल चीज है, क्या वो काम छोड़ देगा? ज्यादातर लोग यही करते हैं। 500 से भी ज्यादा सक्सेसफुल मैन इस पूरे देश के अंदर जाने गए हैं। उन्होंने ऑथर को बताया है कि ग्रेटेस्ट सक्सेस तब आई जब वो बस एक स्टेप दूर थे, सब चीजें छोड़ने ही वाले थे। फेलियर एक बहुत बड़ा ट्रिकस्टर होता है। उसको है ना चालाकियां पसंद होती है। उसको बहुत मजा आता है कि यार किसी को थोड़ा सा यू नो एक झटका दे दूं। सक्सेस बहुत पास में होती है, उस टाइम पे ही फेलियर आती है, एंड वो एक बार के लिए इंसान को निचोड़ के झकझोड़ के चली जाती है। थोड़े ही टाइम के बाद जब मिस्टर डार्बी को उनकी डिग्री मिली थी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक से, उन्होंने डिसाइड किया कि वो गोल्ड माइनिंग के अपने एक्सपीरियंस से प्रॉफिट करेंगे। और उन्होंने उनके पास बहुत अच्छा फॉर्च्यून था कि ना बोलना हमेशा ना नहीं होता, ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। एक भरी दोपहर ऐसे ही वो अपने अंकल के साथ खेत में काम कर रहे थे। उनके अंकल जो है वो एक बहुत बड़े फार्म के ऊपर ऑपरेट करते थे, जहाँ पे अलग अलग कलर के शेयर क्रॉप्स जो हैं वो रहते थे। धीरे से दरवाजा खोला उन्होंने, और अंदर एक छोटा सा बच्चा रही अंदर आया, और आके वहां पे खड़ा हो गया दरवाजे के पास। अंकल ने ऊपर देखा, बच्चे को देखा, और उसके ऊपर जोर से
चिल्लाने लगे, व्हाट डू यू वांट। वो छोटी सी बच्ची, उसने धीरे से रिप्लाई किया कि मेरी मम्मा ने 50 सेंट भेजे हैं। तो अंकल ने कहा कि मैं नहीं करूंगा, अब भागो यहां से। लेकिन बच्चा फिर भी बोला कि एक बार देखो तो सही। अंकल आगे बढ़े रहे अपने काम से, और इतने एंगेज हो गए कि उन्होंने उस बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि वो बच्चा गया नहीं है। जब उन्होंने वापस से ऊपर देखा और देखा कि बच्चा वहीं पे ही खड़ा है, वो उसके ऊपर चिल्लाने लगे कि मैंने तुम्हें घर जाने के लिए बोला, तुम जाते हो या मैं तुम्हें फटकारूं। लड़की ने वापस से बोला हाँ हाँ, लेकिन वो एक भी इंच मूव नहीं की। अंकल ने एक ग्रेन का बोरा जो है उसको छोड़ा, जिसके अंदर वो अपने चावल डाल रहे थे। वहां पे पड़ा एक फावड़ा उठाया और बच्चे के टूवर्ड्स बढ़ने लगे, और उनके चेहरे के ऊपर ऐसा हाव भाव था कि लगा अब तो मुसीबत आने ही वाली। आरबी की तो मानो सांसें ही रुक गई थी। उसको भरोसा था कि अब तो वो एक मर्डर देखने ही वाला है। उसे पता था कि उसके अंकल का गुस्सा बहुत तेज है, और उसे पता था कि ब्लैक बच्चे जो हैं वो अंकल को पसंद नहीं, या ब्लैक किड्स जो हैं वो वाइट किड्स को ना नहीं कर सकते हैं जहाँ पे वो रहते थे। जैसे ही अंकल उस स्पॉट पे पहुंचे जहाँ पे बच्चा खड़ा था, वो एक स्टेप आगे बढ़ी लड़की, अंकल की आंखों में देखा और एकदम अपनी जोर से आवाज में बोला कि मेरी मम्मा को वो 50 सेंट चाहिए। अंकल रुके, उसकी तरफ देखे 1 मिनट के लिए। धीरे से उन्होंने फावड़ा जमीन पे रखा, अपने पॉकेट के अंदर हाथ डाला, वो 50 सेंट्स निकाले और उस बच्चे को दे दिया। वो बच्चा चुपचाप चला गया और धीरे से धीरे से बाहर निकल गया। लेकिन जब तक वो बाहर निकला, उसकी पूरी नजरें उस इंसान के ऊपर ही थी जिसके ऊपर जस्ट अभी उसने काबू पाया। जैसे ही वो चली गई, अंकल वहां पे बैठ गए एक बॉक्स के ऊपर और विंडो के बाहर देखने लगे 10 मिनट तक। वो सोच रहे थे, पता नहीं क्या किस सोच के अंदर थे, लेकिन अभी अभी जो उनके साथ हुआ वो उसके बारे में सोच के विंडो से बाहर देखते ही रहे। मिस्टर डार्बी भी कुछ सोचने में लग गए। ये पहली बार था जब उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने देखा कि किसी कलर्ड बच्चे ने डेलिबरेटली एक एडल्ट वाइट पर्सन को मास्टर कर लिया हो। अपनी इच्छा से एक गोरे आदमी को एक काले आदमी ने मास्टर कर लिया, ये तो बहुत बड़ी बात थी। कैसे किया, क्या हो गया अंकल को कि उनका सारा गुस्सा चला गया और वो एक भेड़ बकरी की तरह एकदम आज्ञाकारी हो गए। उस बच्चे में ऐसी तो क्या शक्ति आई कि वो इतनी सुपीरियर बन गई। ऐसे और भी क्वेश्चंस डार्बी के दिमाग में आए, लेकिन बहुत सालों तक डार्बी को उनका आंसर नहीं मिला। फिर जब डार्बी ने ऑथर को अपनी स्टोरी सुनाई, तब ऑथर ने उन्हें आंसर दिया। कितनी अद्भुत है कि ये इतना जो एक्सपीरियंस हुआ, राइट, ये ओल्ड मील के अंदर अंकल को जो ये डांट सुनने मिली उस बच्चे से, अद्भुत है कि 25 साल बीत गए और ये पावर के बारे में मिस्टर डार्बी भूल ही चुके थे। लेकिन आज एक इलिटरेट बच्चा जो है, उसको उस टाइम पे वो पावर पता थी कि वो एक इंटेलिजेंट मैन को भी कॉन्कर कर गई। उस बच्चे के अंदर वो पावर थी। और जब हम वहां पे खड़े थे उस मस्टी ओल्ड मिल में, मिस्टर डार्बी ने वो स्टोरी रिपीट की वापस से कि कैसे ये सारी चीजें हुई। और फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या समझते हो, ऐसी तो क्या स्ट्रेंज पावर थी उस बच्चे के अंदर कि उसने अंकल को पूरा ही बदल दिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप इन प्रिंसिपल्स में ढूंढोगे, जो कि हम इस बुक में आगे देखने वाले हैं। आंसर पूरा कंप्लीट है। इसके अंदर डिटेल्स और इंस्ट्रक्शंस इतनी सफिशिएंट है कि कोई भी इंसान इनको समझ के अप्लाई कर सकता है
जिससे कि वो उसी फोर्स को अपनी लाइफ के अंदर भी लेके आ सकता है जिसके ऊपर वो बच्चा शायद गलती से पहुंच गया हो। अपना दिमाग अगर आप अलर्ट रखोगे और आप एग्जैक्टली ऑब्जर्व करोगे कि क्या वो स्ट्रेंज पावर है जो उस बच्चे के अंदर आई, तब आपको एक झलक दिखेगी उस पावर की अगले चैप्टर के अंदर। इस बुक के अंदर आपको एक आइडिया मिलेगा जहां पे आप बहुत जल्दी अपने रिसेप्टिव पावर्स को शार्प कर लोगे और अपने मन से कमांड दोगे अपने बेनिफिट के लिए। किससे? इसी ताकत से। इस ताकत की जो अवेयरनेस है ये आपके अंदर फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाएगी, और या फिर ये आपके अंदर एंड ऑफ द चैप्टर्स में के अंदर भी नहीं आएगी। ये कोई सिंगल आइडिया के अंदर आ सकती है, या फिर कोई प्लान, या फिर कोई पर्पस वापस से। ये शायद आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे ले जाए, फेलियर और डिफीट के, और वहां से कुछ लेसन्स लेके आए जिसको आप रीगेन करके वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो भी आपने हारा हो। मिस्टर डार्बी की स्टोरी सुनाने के बाद ऑथर ने धीरे से 30 सालों के अपने अनुभव को रिट्रेस किया कि कैसे इंश्योरेंस सेल्समैन बन के उन्हें वो सक्सेस मिली जो कोई भी छोटी नहीं थी, और कैसे ये चीज उन्होंने उस बच्चे से सीखी। मिस्टर डार्बी ने बताया कि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट उन्हें वेट करवाता या फिर उन्हें भगा देता बिना खरीदे, वो उस बच्चे की तरह वहां पे खड़े रहते ओल्ड मिल के अंदर, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें डिफाइंस के अंदर ग्लेयर करने लगती और वो खुद से कहते कि मुझे ये सेल्स करनी ही है। और मिस्टर डार्बी बताते हैं कि उन्होंने आज तक जितनी भी सेल्स की है, ज्यादातर सेल्स के अंदर लोगों ने पहले ना ही बोला है, इसके बाद उन्होंने फिर से हाँ बुलवाया है। उन्हें ये भी याद आया कि उनकी मिस्टेक हमेशा गोल से 3 फीट दूर खड़े रहने में थी, लेकिन उन्होंने बोला कि यार वो एक्सपीरियंस ने मुझे बदल दिया। उस एक्सपीरियंस ने मुझे बताया कि मुझे हमेशा आगे बढ़ते ही रहना है, भले ही कितनी भी मुसीबतें आए, पर मुझे और सीखना है और आगे बढ़ना है, और सीखना है और आगे बढ़ना है। और जब तक मैंने वो लेसन नहीं सीखा होता शायद मैं आगे बढ़ नहीं पाता। मिस्टर डार्बी और उनके अंकल की ये जो कहानी है, या उस ब्लैक बच्चे की जो कहानी है, गोल्ड माइन की जो कहानी है, बहुत लोग पढ़ेंगे इसको, लेकिन बहुत कम लोग ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। ऑथर चाहते हैं कि मिस्टर डार्बी ने जो सजेशन दिया है, राइट, ये दो एक्सपीरियंसेस शेयर करके, और कैसे उन लोगों ने उन्होंने इतना $1 million इंश्योरेंस एवरी ईयर सेल कर गए, इन सब के ऊपर जो एक्सपीरियंसेस थे उनको हम लोग देखें। क्योंकि जिंदगी बहुत अजीब है, और काफी बार तो सोच भी नहीं सकते इतनी अजीब। दोनों ही सक्सेस और फेलियर, इन दोनों की रूट सिंपल एक्सपीरियंसेस के अंदर होती है। मिस्टर डार्बी के एक्सपीरियंसेस कॉमन प्लेस से आए थे, बहुत सिंपल थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर जिंदगी की डेस्टिनी के कुछ आंसर्स थे। इसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, उनके लिए इतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी उनकी लाइफ। उन्होंने इन एक्सपीरियंसेस से इतना अर्न किया है, इतना अर्न किया है, क्योंकि उन्होंने इनको एनालाइज किया और फिर वो लेसन सीखा जो ये एक्सपीरियंसेस सिखाना चाहते थे। लेकिन उस आदमी का क्या जिसके पास तो वक्त ही नहीं है, ना ही उसके पास वो एक एटीट्यूड भी है कि वो अपने फेलियर को स्टडी करे, उस नॉलेज को देखे जो उसको सक्सेस की तरफ लेके जा सकती है। कहाँ और कैसे वो ये आर्ट सीख पाएगा कि मैं अपनी हार को जीत में बदल दूं? इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए ये बुक लिखी गई है। आंसर जो है वो एक 13 प्रिंसिपल का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, लेकिन याद रखना जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जो आंसर आप, जो क्वेश्चंस थे आपके जिन्होंने उस आंसर को लेके आए थे आपकी जिंदगी के अंदर, वो आंसर्स आपको आपके दिमाग में ही मिलेंगे, किसी आइडिया के थ्रू, प्लान के थ्रू, पर्पस के थ्रू, जो आपके दिमाग के अंदर ऐसे आएगा जैसे जैसे आप ये बुक पढ़ते जाओगे।
आपको सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए अपनी सक्सेस अचीव करने के लिए, और उस बुक के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ट और सबसे प्रैक्टिकल हैं। आज तक हम लोगों ने जितने भी प्रिंसिपल्स देखे हैं उन सब के अंदर आप इतने सारे यूजफुल आइडियाज के साथ डील कर पाओगे।